हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 26 को डिस्कस किया था और आज बारी है मॉक टेस्ट नंबर 27 को पढ़ने की। और कल वाले सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में एक सवाल दिया था। मैंने आप लोगों को दिया था कि निम्नलिखित में से कौन, मैंने आप सभी को दिया था कि निम्नलिखित में से कौन ये आपके उत्तर पूर्वी भारत का जो सेवन सिस्टर में यहाँ पे शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को उड़ीसा दे के रखा था, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। आप सभी ने इसका कमेंट बॉक्स में मुझे राइट आंसर दिया था। इन सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। और देखिए, पहला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि दिल्ली सल्तनत ये प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। यानी मुख्य रूप से जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, इसी ये जो दिल्ली सल्तनत में जो राज पत्राचार हुआ करता था, राज पत्राचार हुआ करता था, इसे किस नाम से जाना जाता था। यहां पर दीवाने जर्ज दे के रखा है, दीवाने खैरात दे के रखा है, या दीवान ए, या आप लोगों का ईशा दे के रखा है। तो आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा कि जो राज पत्राचार हुआ करता था इसे दीवान ए ईशा कहा जाता था। दीवान ए इसे, या आप लोगों का ईशा कहा जाता था। आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर दीवान ए अर्ज है, कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर हम लोगों को दीवान ए यहाँ पर अर्ज देखने को मिलता है। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो दीवान अर्ज हुआ करता था यह एक प्रकार का सैन्य विभाग हुआ करता था। तो आप लोगों को यहाँ पर सैन्य विभाग यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर दीवान ए खैरात, कौन सा विभाग दोस्तों? दीवान ए खैरात विभाग हुआ करता था। तो ये जो दीवान ए खैरात विभाग हुआ करता था, मुख्य रूप से आप सबको यह याद रखना है कि जो दीवान ए खैरात हुआ करता था ये किस प्रकार का विभाग हुआ करता था। तो विधवा जो जो महिलाएं हुआ करती थी, विधवा महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक सहायता इस विभाग के द्वारा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर एक दीवान ए कोही, जो दोस्तों दीवान ए कोही विभाग आप लोगों को याद रखना है। और जो दीवान ए कोही विभाग हुआ करता था यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है, यह मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए था। वहीं पर यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक विभाग बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक है, आप सभी जानते हैं फिरोज शाह तुगलक को। और इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह मुख्य रूप से तुगलक डायनेस्टी का शासक हुआ करता था। और तुगलक डायनेस्टी के शासक ने, मतलब इसी फिरोज शाह जो तुगलक ने भारत में क्या किया था, एक दीवान ए बदगान विभाग की इसके द्वारा स्थापना की गई थी। जिसमें क्या हुआ करता था डियर स्टूडेंट, जिसमें जो मुख्यतः जो गुलाम थे, तो गुलामों का एक विभाग हुआ करता था ये। तो इतने सारे विभाग आप सभी को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यहाँ पे याद होना चाहिए। अब देखिएगा, हम लोगों से पूछा था राज पत्राचार का मुख्य तौर पर विभाग कौन हुआ करता था। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जिसका दीवान ए ईशा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप सबको यहाँ पर देख रखा है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों को देखा है, आप लोगों को सम्मिलित यहाँ पर आप लोगों को सवाल दे के रखा है और आप लोगों को प्रमुख राजवंश दे के रखे हैं और राजवंश की राजधानी आप लोगों को यहाँ पर दे के रखिएगा। देखिए सुगवंश हुआ करता था, तो इसी सुगवंश की कैपिटल क्या हुआ करती थी? ये जो सुगवंश हुआ करता था, तो सुगवंश कैपिटल हम लोगों को पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। कौन से दोस्तों? पाटलिपुत्र हम लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर हुआ करता था हम सबके पास में सातवाहन वंश। तो ये सातवाहन वंश की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो जवाब हो जाएगा पाटन, हम लोगों को कैपिटल देखने को मिलेगी। वहीं पर ये कादम्ब राजवंश हुआ करता था, जिसकी कैपिटल हम लोगों को बनवासी, कौन से दोस्तों? बनवासी देखने को मिलेगी। और वहीं पर जो चंदेल डायनेस्टी हुआ करता था, कौन सा डायनेस्टी दोस्तों? जो चंदेल डायनेस्टी यहाँ पर हुआ करता था, तो ये जो चंदेल डायनेस्टी की जो कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी
वो महोबा देखने को मिलेगी। कौन सी दोस्तों? महोबा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो सुगुवंश हुआ करता था, इसी कैपिटल पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। सातवाहन वंश की हम लोगों को यहाँ पर पैठन देखने को मिलती है। कदम्ब राजवंश की कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर बनवासी जो देखने को मिलेगा, और जो चंदेल डायनेस्टी हुआ करते से कैपिटल हम लोगों को महोबा देखने को मिलेगा। और वहीं पर चंदल के जो कैपिटल हुआ करती थी, आज उसे वर्तमान में हम लोग खजुराहो के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? आज उसे हम लोग वर्तमान में खजुराहो के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य तौर पर आप लोगों को राजवंश और उनकी कैपिटल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यानी कौन सा सही होगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिएगा, पहले का फोर्थ वाला होना चाहिएगा, यानी ये दो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सेकंड का थर्ड वाला होगा, यानी यही वाला हम लोगों का राइट आंसर रहने वाला है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम सबको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सबको इसके बारे में याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है। देखिए क्या प्रश्न देके रखा है हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता है? कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता है? एक राज्य के राज्यपाल। क्या आप लोगों को गवर्नर के बारे में पता है? क्या आप लोगों को राज्यपाल के बारे में पता है? देखिए एक जो गवर्नर होता है, एक राज्यपाल होता है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 153 के तहत वह राष्ट्रपति की स्वेच्छा से पद को धारण यहाँ पे ये करता है। तो ये अपना जो त्यागपत्र होगा, ये अपना त्यागपत्र भी महामहिम राष्ट्रपति को देते हैं। कहां पर देंगे? अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, या आप लोगों के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए आपके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश भी अपना जो त्यागपत्र देते हैं, जो अपना त्यागपत्र देते हैं, ये भी किसको देते हैं? तो जवाब हो जाएगा ये भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ भी नहीं होगा। या आप लोगों के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर देंगे? तो नहीं, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो भी दरअसल यहाँ पे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल जो 93 में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जो लोकसभा होगी उसी लोकसभा का एक अध्यक्ष भी होगा, और उसी लोकसभा का एक क्या देखने को मिलता है? तो उसी लोकसभा का एक हम लोगों को उपाध्यक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, यह दोनों शपथ, लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि ये पहले से ही सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करके आता है। तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अब जो लोकसभा का स्पीकर होगा, वह जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और ये जो उपाध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर को देता है। तो आप लोगों से सवाल पूछा था, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कौन नहीं देता यहाँ पर? तो जवाब हो जाएगा जो लोकसभा स्पीकर है, वो लोकसभा स्पीकर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र होता है, वो अपना त्यागपत्र यहाँ पर नहीं देता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो गवर्नर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, आर्टिकल 153 के तहत एक गवर्नर होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो ये भी अपना त्यागपत्र महामहिम राष्ट्रपति को देंगे। और आप लोगों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, तो ये भी आप लोगों के जो त्यागपत्र होगा, वो त्यागपत्र दरअसल भारत के राष्ट्रपति को ही यहाँ पर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, और इसी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम लोग इसी सर्वोच्च न्यायालय में हमारे पास में एक सीजीआई है, यानी मुख्य न्यायाधीश है। और इसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का यहाँ पर आधार क्या माना गया है? तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर वरिष्ठम न्यायाधीश होता है, तो वरिष्ठम न्यायाधीश को हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश में वरिष्ठम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर मान लिया जाता है। और जिस पद्धति का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है उसे कोलेजियम, जिसे कोलेजियम प्रणाली हम लोग कहते हैं, कोलेजियम प्रणाली बोलते हैं। और ये कोलेजियम प्रणाली हम लोग देखेंगे कब से भारत में लागू हुआ था? तो 1993 से ऐसा रूल है कि हम इसी कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जो न्यायाधीश जो चुनने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो वरिष्ठम न्यायाधीश होता है, उसी वरिष्ठम न्यायाधीश को इसी कोलेजियम जो प्रोसेस के तहत 1993 से हम लोग यहाँ पे चुनते आ रहे हैं, सिलेक्टेड होते होते हैं हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिएगा
यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, और ये जो उपाध्यक्ष होगा अपना त्याग पत्र लोकसभा स्पीकर को देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देके रखा है, देखिए अगला प्रश्न क्या देके रखा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी की जो शक्ति है वो निम्नलिखित में से आप लोगों को उनके ऊपर विचार करना है। जो प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट यहाँ पर अध्यादेश जारी यहाँ पर होगा, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, या राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति होती है। आप लोगों को पहला ऑप्शन देख रखा है कि न्यायालय जो इसका ये पुनरावलोकन नहीं कर सकता, क्या यह बात सही है? यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी भारत के राष्ट्रपति ने यदि किसी प्रकार का अध्यादेश जारी किया है तो क्या राष्ट्रपति जो हमारे पास में, क्या ये जो ये आपका अध्यादेश है, क्या यह न्यायालय में इस अध्यादेश का पुनरावलोकन नहीं हो सकता? आप लोगों से ऐसा पूछा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि संसद ने कोई कानून बनाया है, हमारी पार्लियामेंट ने, यदि हमारी पार्लियामेंट में ने किसी प्रकार का यदि कानून बनाया है तो उस कानून को हम लोग न्यायालय में पुनरावलोकन कर सकते हैं। यदि संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसी प्रकार यदि यहाँ पर राष्ट्रपति भी यदि अपना अध्यादेश जारी राष्ट्रपति के माध्यम से होता है तो वो भी न्यायालय में क्या होता है दोस्तों, तो वो भी न्यायालय में उसका पुनरावलोकन हो सकता है, पुनरावलोकन उसका हो सकता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए का मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि हो सकता है, ये हम लोगों ने जो गलत कर दिया है। अब इसके बाद हम लोगों को देकर रखा है कि इसे संसद द्वारा विधियों की तरह भूत जो लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। नहीं, यदि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है तो उसे भूत लक्ष्य जो प्रभाव होता है संसद का उसके माध्यम से उसके लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर देख रखा है नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर भी ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रपति के विवेक पर है, राष्ट्रपति का विवेक राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। यदि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है तो राष्ट्रपति ने यदि अध्यादेश जारी किया है तो वो अपने अध्यादेश को पुनः ले भी सकता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति ने भले अध्यादेश जारी किया तो एक बार यदि उसके द्वारा जारी किया है तो वो उसको वापस भी ले सकता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा, और न तो पहला और न ही क्या होगा दूसरा, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। यानी इतना सारा आप लोगों को इसी अध्यादेश के बारे में यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को देके रखा है, स्वच्छ भारत ये मिशन को वर्ष देश में तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा जो करने के लिए शुरू किया गया था, यानी स्वच्छ भारत है, इसी स्वच्छ भारत को कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ नहीं, इसके दृष्टिकोण को पूरा जो करने का जो लक्ष्य रखा गया था, आप लोगों से सवाल पूछा है 2 अक्टूबर 2018 को, और 2 अक्टूबर 2017, 2 अक्टूबर 2019 या 2 अक्टूबर 2015। तो आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर इसे 2 अक्टूबर कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 2019 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया था। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है, भारत सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। मुख्य तौर पर हम लोगों को यहाँ पर एक हम लोग स्किल इंडिया प्रोग्राम, आप लोग जानते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम जो चलाए गए थे, तो इसे आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपके स्किल इंडिया प्रोग्राम 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किए गए थे। वहीं पर हम लोग देखेंगे मेक इन इंडिया, मेक इन या यहाँ पे इंडिया प्रोग्राम चलाए गए थे। तो ये प्रोग्राम कब चलाए गए थे? 25 सितंबर 2000 कब चलाए गए थे? 15 में चलाए गए थे या फिर 14 में चलाए गए थे? आप लोगों के स्किल इंडिया प्रोग्राम कब चलाए गए थे? तो जवाब हो जाएगा 2014 में भी इनको चलाया गया था। वहीं पर सवाल पूछ लेगा आप लोगों का, एक आपकी उजाला योजना चलाई गई थी, उजाला जो योजना चलाई गई थी, ये आपकी उजाला योजना कब चलाई गई थी? तो 1 मई 2015 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। वहीं पर या आप लोगों को यहाँ पर एक योजना और भी देखने को मिलती है जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। तो ये यहाँ पे उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? आप लोगों से सवाल पूछेगा। यहाँ पे उजाला योजना आप लोगों को याद रखना है कि 1 मई 2015 को यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। तो ये आपकी उज्ज्वला योजना भी 1 मई
1 मई 2016 को क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। तो ये 4 योजनाओं के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। हमारे सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो 2 अक्टूबर 2019 यहाँ पर रहने वाला, यानी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत नाट्यम नर्तकी है। आप लोगों से सवाल पूछा है कौन एक भारत नाट्यम नर्तकी है। सितारा जो देवी है, तंजोर बाला सरस्वती है, और यहाँ पर वी सत्यनारायण शर्मा है। और क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, देखिएगा आप लोगों को याद होना चाहिए वी सत्यनारायण शर्मा कौन से क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं, तो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से यह मुख्य तौर पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सितारा देवी कौन से क्लासिकल डांस, तो ये कथक का आपके क्लासिकल डांस से मुख्य तौर पर जुड़ी हुई है। वहीं पर हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, तंजोर बाला सरस्वती। हम लोग पहले तंजोर जो बाला सरस्वती है, तंजोर बाला जो सरस्वती मैम है, तंजोर बाला सरस्वती को हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं। और आप सभी जानते होंगे जो जो तंजोर बाला सरस्वती है यह मुख्यतः भारतनाट्यम के लिए जानी जाती है। किसके लिए, भारतनाट्यम के लिए यह मुख्य तौर पर जानी जाती है। अब यहाँ पे सवाल जो बन सकता है कि 1957 में इन्हें पद्म यहाँ पर भूषण ये जो पुरस्कार दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर 1977 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ये दोनों को आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वहीं पर जो तंजोर बाला सरस्वती है, तंजोर बाला सरस्वती, तो तंजोर बाला सरस्वती, बाला सरस्वती ऐसी पहली नृत्यांगना है, पहली नृत्यांगना है ये जिन्हें क्या मिला था, जो सबसे पहले इन्हें ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यानी पहली महिला नृत्यांगना है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1977 में दिया गया था। आप लोगों से पूछा था कौन एक भारत नाट्यम जो नर्तकी है, तो जवाब हो जाएगा कि तंजोर बाला सरस्वती। सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है, मोहिनीअट्टम नृत्य में डेस हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो आप लोगों को याद होगा कि जो मोहिनीअट्टम होता है, इस मोहिनीअट्टम में जो हस्त लक्षण की जो मुद्राएं होती हैं वे वर्तमान में 24 हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेंगुन लेक हम लोगों को देखने को मिलती है, लेंगुन झील है हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखिए लेंगुन लेक क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पर हम लोगों को एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा उड़ीसा। कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा ये आपका उड़ीसा राज्य है। और यहीं पर हम लोगों को समुद्र के पास में एक चिल्का लेक देखने को मिला। कौन सी लेक, चिल्का जो झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यही पूर्वी तट की, यही आप लोगों के पूर्वी तट की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, तो सबसे बड़ी झील मानी जाती है। यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा, यानी भारत की भी सबसे बड़ी लेंगुन झील यदि सवाल पूछेगा तो यहाँ पे चिल्का लेक होगा। और वहीं पर ये हमारा यहाँ पर हम लोगों को केरल राज्य देखने को मिलता है। और इसी केरल में हम लोगों को एक बेवानंद हम लोगों को झील देखने को मिलती है। ये हमारे पास में दूसरी सबसे बड़ी लेंगुन झील है, सेकंड नंबर की या दूसरी सबसे बड़ी हम लोगों को जो लेंगुन जो झील दिखाई देती है वो भी हम लोगों को ये जो दिखाई देती है। और वहीं पर ये भारत की सबसे लंबी भी झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो बेबानंद लेक है ये भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील है, पहले तो ये याद रखना पड़ेगा। और भारत की सबसे बड़ी जो भारत की लॉन्गेस्ट जो झील जो देखने को मिलती है, लगभग हम लोगों को 96 किलोमीटर
तक ये देखने को मिलती है। तो ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट हम लोगों को लेक देखने को मिलेगी। वहीं पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये जो बेबानन लेक है, ये बेबानन लेक जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ी जो रामसर साइट है, यहां पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और सुंदरवन डेल्टा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट हम लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरी सबसे बड़ी जो रामसर साइट हम लोगों को देखने को मिलती है, वो हम लोगों को बेबानन लेक ही देखने को मिलेगी। यानी ये जो बेबानन झील है, ये बेबानन झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसी बेबानन झील के जो पूर्व में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो बेबानन झील है, इसी बेबानन झील के पूर्व में तो हम लोगों को एक कुमार कोम हम लोगों को यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। पक्षी या आपका अभ्यारण्य भी हम लोगों को केरल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिल्का लेक यहाँ पर हो जाएगा। और ये कोलेरू झील कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा ये हम लोगों को आंध्र प्रदेश में मुख्य तौर पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर पंचभद्रा साल्ट लेक है, और ये जो पंचभद्रा ये जो साल्ट लेक हम लोगों को देखने को मिलती है, ये कहां पर देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा ये जो पंचभद्रा साल्ट लेक है हम लोगों को राजस्थान में देखने को मिले। अब मेरा प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी देखने को मिलेगी, राजस्थान की सबसे बड़ी, तो जवाब हो जाएगा जय संबंध झील। ये जो जय संबंध झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किसकी दोस्तों, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हमारा सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए, मेरा आप लोगों से अब प्रश्न है कि कायल क्या होता है। झीलों के संदर्भ में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कायल, तो क्या कायल क्या है, कायल क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब देना है कि कायल क्या होता है। झीलों के संदर्भ में ये सवाल बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, अगला प्रश्न देके रखा है कि बुद्ध के काल में कितने महाजनपद हुआ करते थे। भारत के जो प्राचीन भारत में महाजनपद हम लोगों से पूछे हैं, कितने महाजनपद हुआ करते थे, 15, 26, 9 या फिर 16, कितने महाजनपद हुआ करते थे, कितने महाजनपद। देखिएगा, यदि हम लोग बात करेंगे कि जो बुद्ध हुआ करते थे, तो बुद्ध से संबंधित एक हम लोगों को अंगुतर जो निकाय देखने को मिलता है। और इसी अंगुतर जो निकाय में बौद्ध धर्म के ग्रंथ में हम लोगों को यहाँ पर मुख्य तौर पर 16 महाजनपद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उन्हीं 16 महाजनपद में सबसे बड़ा हम लोगों को मगध महाजनपद देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी हम लोगों को पाटलिपुत्र दिखाई देगी। कहां से दोस्तों, पाटलिपुत्र यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर एक कुरु महाजनपद हम लोगों को दिखाई देगा, कुरु, जिसकी कैपिटल क्या देखने को मिलेगी, इंद्रप्रस्थ हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कौशल हम लोगों को देखने को मिलेगा, कौशल की राजधानी श्रीवस्ती हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, हम लोगों को यहाँ पर एक आप लोगों का यहाँ पर चेदी महाजनपद देखने को मिलेगा, चेदी महाजनपद देखने को मिलेगा। तो चेदी महाजनपद की कैपिटल क्या हुआ करती थी, आप लोगों को बताना है। और मुख्य तौर पर आज वर्तमान में चेदी जो हम लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा ये जो चेदी महाजनपद है, इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो महिष्मती हुआ करती थी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर यदि मैं सवाल पूछ लूंगा कि जो कांधार राजवंश हुआ करता था, कांधार महाजनपद हुआ करता था, इसकी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पे तक्षशिला हम लोगों को कैपिटल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मुख्य तौर पर मगध आप लोग याद करो, जैसे कैपिटल हम लोगों को पाटलिपुत्र या यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, कुरु की हम लोगों को इंद्रप्रस्थ देखने को मिलती है, कौशल कैपिटल हम लोगों को श्रीवत्स देखने को मिलती है, चेदी महाजनपद की महिष्मती देखने को मिलती है, और एक कांधार जो महाजनपद हुआ करता है जिसकी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पे तक्षशिला देखने को मिलती है। अब जो एक और राजवंश हुआ करता था, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है सर, तो जिसका जवाब होगा उज्जैनी। इसकी हम लोगों को कैपिटल क्या देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा उज्जैन देखने को मिलेगी।
इतना आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। तो हम लोगों को कुल मिलाकर 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे महाजनपद अभी नहीं देख सकते, टाइम का इशू रहेगा, तो आप लोगों को अभी तक ये 6 ही महाजनपद यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप लोगों से पूछे है कि ये आप लोगों का अनया आर कृष्णन, या अनया आर कृष्णन, या आपके अनया जो आर कृष्णन है, अनैया आर कृष्णन, ये किस वाग्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? किस वाग्यंत्र के लिए मुख्य तौर पर फेमस है? तबला, ये मृदंगम, ढोल या वायलिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जवाब हो जाएगा ये मृदंगम के लिए, अपने वाग्यंत्र के लिए मुख्य तौर पर ये फेमस यानी प्रसिद्ध यहाँ पर माने जाते हैं। और कोई दो व्यक्ति जो मृदंगम के लिए फेमस है, कोई दो फेमस व्यक्ति, तो एक तो टी गोपाल आप लोगों को याद रखना है। कौन याद रखना पड़ेगा? टी गोपाल आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। टी गोपाल एक फेमस मृदनम ये जो वागेंद्र संबंधित है। और वहीं पर आप लोगों को पाल घाट रघु, कौन दोस्तों? पाल घाट रघु के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। पाल घाट जो रघु है ये भी फेमस मृदनम जो वाग्यंत्र के लिए फेमस है अपने आप में। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? अगला प्रश्न देख रखा है कि बास्केटबॉल में जब कोई शॉट रिम या बैक बोर्ड को हुए बिना बास्केटबॉल से होकर निकल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आप लोगों से सवाल पूछा है, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? पानी मिलेगा? ठीक है, ये सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा आप लोगों को बताना है। क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर है? इसे क्या कहा जाता है? जब बास्केटबॉल का जब कोई खिलाड़ी ये बास्केटबॉल में जब कोई शॉट रिम यो या जो बैकबोर्ड को जो बिना छुए बास्केटबॉल से होकर निकल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जिसे स्वीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे स्वीज कहा जाता है। आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। अब मेरा ये जो प्रश्न है, जो बास्केटबॉल होता है यहाँ पर, जो बास्केटबॉल होता है, इसी बास्केटबॉल का जो परिसर होता है, इसकी चौड़ाई कितनी इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है? इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलेगी? तो जवाब हो जाएगा 28 मीटर हम लोगों को लंबाई देखने को मिलेगी। वहीं पर मैं प्रश्न पूछ लूंगा कि चौड़ाई कितनी देखने को मिलेगी? तो चौड़ाई हम लोगों को इसकी 15 मीटर हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? चौड़ाई देखने को मिलती है। और वहीं पर जो फीबा इसकी संस्था है बास्केटबॉल की, जो इसके अनुसार जो बॉल होती है, जो बास्केटबॉल में जो बॉल का प्रयोग किया जाता है, उसी बास्केटबॉल का जो कुल वजन कितना देखने को मिलता है? वजन कितना को देखने को मिलेगा? तो 650 ग्राम हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसकी परिधि कितनी देखने को मिलती है? जो बॉल की परिधि कितनी देखने को मिलती है? तो जवाब हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हम लोगों को यहाँ पर परिधि उसकी देखने को मिलती है। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और सवाल पूछ लेगा भारतीय बास्केटबॉल संघ, भारतीय भारतीय बास्केटबॉल जो संघ है, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 1950 में भारतीय बास्केटबॉल जो संघ था उस संघ की हम लोगों को यहाँ पे स्थापना देखने को मिलती है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीस कहा जाता है जैसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देखना मिलेगा कि प्रसिद्ध पंचमहल देश में आप लोगों का यहाँ पर स्थित है। फेमस पंचमहल आप लोगों से सवाल यहाँ पे पूछा है। अब फेमस प्लेस जो प्लेस है वाराणसी में है, ये लखनऊ में है, या दिल्ली में, या फतेहपुर सिकरी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। फेमस पंचमहल आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा? चार ऑप्शन है, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी। कहां पर हम लोगों को फेमस पंचमहल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है और किसके द्वारा ये बनाया गया था? आप लोगों को ये भी बताना है। चलिएगा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो पंचमहल के बारे में हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे किसके द्वारा ये बनाया गया था। जवाब हो जाएगा सम्राट ये मुख्य तौर पर शासक यहाँ पर है जो अकबर
हुआ करता था, ये इसके द्वारा बनाया गया था। उससे पहले जो 1562 में आप लोगों को याद रखना है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जो 1562 में यहाँ पर हरम दल से मुक्ति, हरम जो दल हुआ करता था प्रथा, हरम दल से मुक्ति का प्रावधान अकबर के द्वारा किया गया था। और अकबर के द्वारा 1563 में यहाँ पर दास प्रथा समाप्त की गई था। दास जो माफी चाहेंगे, दास प्रथा नहीं, यहाँ पर सती प्रथा को क्या किया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा की जो यहाँ पर भारत में चलती थी उसको समाप्त किया गया था, मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए। और 1564 में इसके द्वारा जो जजिया कर, जजिया व जो तीर्थ कर हुआ करता था, जजिया और जो तीर्थ कर हुआ करता था, इसको फ्री किया गया था, इसको समाप्त किया गया था। और वहीं पर 1571 में जो इसी के द्वारा यहाँ पर फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। फतेहपुर जो सिकरी का जो निर्माण किया गया था, यानी जब मुख्य तरह यहाँ पर जब अकबर शासक बना था उस समय जो कैपिटल हुआ करती थी, तो वो कैपिटल कहाँ पर हुआ करती, तो जवाब हो जाएगा ये कैपिटल यहाँ पर आगरा में हुआ करती थी। लेकिन जैसे इसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था उसके बाद जो कैपिटल क्या बना दी किया था, तो इसने कैपिटल 1571 में अपनी कैपिटल फतेहपुर सिकरी शिफ्ट किया था। कहां पर, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में इस व्यक्ति के द्वारा अपनी कैपिटल लाया गया था। और इसी फतेहपुर सिकरी में हम लोगों को यहाँ पे पंचमहल यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की कैपिटल हुआ करती थी। पल्लवों की यहाँ पर राजधानी आप लोगों से पूछा है, कौन सी पल्लवों की कैपिटल हुआ करती थी, रामेश्वरम, हम्पी, या आपके और मुख्यतः ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का, और ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम देखने को मिलेगी। देखिएगा हम लोगों को पल्लव, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश देखने को मिला। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि पल्लव वंश का मुख्यतः संस्थापक कौन हुआ करता था, यानी इसी का संस्थापक कौन हुआ करता था, आप लोगों से मेरा सवाल है कि पल्लवों का संस्थापक कौन हुआ करता था। तो जवाब हो जाएगा कि पल्लवों का जो संस्थापक हुआ करता था वो सिंह विष्णु कौन हुआ करता था, सिंह विष्णु इसी पल्लव वंश का संस्थापक हुआ करता था। और इसी सिंह विष्णु ने क्या किया था, आगे चलकर जो बौद्ध वंश, जो बौद्ध धर्म को इसने आगे चलकर क्या किया था, स्वीकार किया था। इसका जो यहाँ पर एक शासक हुआ करता था, जो दूसरा प्रमुख शासक जिसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, कौन हुआ दोस्तों, महेंद्र वर्मन जो प्रथम हुआ करता था। इसके समय काल में जो मंदिर बनाने की प्रथा को इसने प्रारंभ किया, जो मंदिर बनाने की जो यहाँ पर शैली हुआ करती थी, इसके ने जो अपने समय काल में मंदिर बनाने की शैली को जन्म दिया था। और फिर इसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन जो यहाँ पर क्या हुआ करता था, प्रथम शासक हुआ करता था। इस शासक ने क्या किया था, एक पातापी कोंडा, पातापी कोंडा का टाइटल लिया था, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पातापी कोंडा का टाइटल किस शासक के द्वारा लिया गया था, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि नरसिंह वर्मन द्वारा पातापी कोंडा का मुख्य तौर पर टाइटल लिया गया था। और क्या किया गया था, और जो एक हेनसांग यात्री आया था, हेनसांग यात्री, तो हेनसांग जो यात्री भी इसी के समय काल में कहां पर आया था, तो जवाब हो जाएगा हेनसांग यात्री भी इसी के समय काल में मुख्यतः पल्लव डायनेस्टी में उसने प्रवेश किया था। और इनकी जो कैपिटल क्या देखने को मिलेगी, तो कैपिटल हम लोगों को कांचीपुरम यहाँ पे कैपिटल देखने को मिलती है। यानी सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल सवाल का राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। नरसिंह वर्मन ने हम लोगों ने बताया था वातापी कोंडा का, जो इसने वातापी कोंडा, तो तापापी नहीं, वातापी कोंडा का टाइटल अपने सिर पे लिया था। और इसने हेनसांग जो यात्री था इसी के समय काल में जो पल्लव डायनेस्टी में मुख्य रूप से उसने प्रवेश किया था। और यदि सवाल पूछ लेगा कि इसी नरसिंह जो वर्मन ने किस शासक को हराया था, तो एक पुलकेशियन जो द्वितीय को इसने युद्ध में हराया था। इसी को युद्ध में हराने के बाद इस शासक ने वातापी कोंडा का क्या लिया था, टाइटल लिया था। और हेनसांग यात्री भी इसी के समय काल में आया था।
तो आप लोगों को इतना यहाँ पे याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, भूटान में कौन सा ट्रेक भूटानी ट्रेकिंग का मुकुट रत्न माना जाता है। भूटान का कौन सा ट्रेक है जो यहाँ पे भूटानी जो ट्रेकिंग है उसका रत्न माना जाएगा, तो जिसे हम लोग यहाँ पे स्नोमैन ट्रेक के नाम से जानते हैं। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व जो धरोहर यानी विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। आप लोगों से सवाल पूछा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं किया गया है, मीनाक्षी भी नहीं किया गया है, राम बप्पा मंदिर, राम बप्पा जो मंदिर है ये 2021 बिल्कुल किए गए हैं। कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था, तो कुतुब मीनार को यहाँ पर 1989 में इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हाल ही में अभी मैं बात करूंगा कि 26 जुलाई 2024 को यानी 2 या 3 दिन पहले यहाँ पर क्या किया गया है, एक आप लोगों का एक आप लोगों का आसाम क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर एक आप लोगों का होम या फिर होम जो डायनेस्टी हुआ करती थी, तो यही डायनेस्टी के कुछ कब्रों को यहाँ पर जो जो यहाँ पर मुख्यतः ये जो शासक हुआ करते थे, जो इनकी एक दफनाने की जो एक पद्धति हुआ करती थी, उनको हाल ही में क्या किया गया है, यूनेस्को ने अपनी साइट में शामिल किया है। तो आप लोगों को उसका नाम मुझे जो बताना है, उसके साथ ये जो आप लोगों का होम डायनेस्टी के यहाँ पर जो दफनाने की जो शैली को इन लोगों ने जो स्वीकारता यूनेस्को में किया है, ये आज वर्तमान में भारत में 43 वाला यानी 83 नंबर का जो यूनेस्को की साइड में ये जो आपका स्थल यहाँ पर बन चुका है। इतना आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। यानी 2021 विरासत की सूची में किसको शामिल किया गया था, तो राम बप्पा जो टेम्पल है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे क्या देखा है, कुद नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। कुद नृत्य हम लोगों से पूछा है, तो कुद नृत्य किस राज्य का नृत्य माना जाता है, आप लोगों से सवाल पूछा है। जम्मू ये कश्मीर है, और कर्नाटक है, नागालैंड है या मणिपुर है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जमाली के बाद आप लोग याद करोगे यहाँ पे रऊफ, और रऊफ के बाद आप लोग को कूद याद होना चाहिए। कूद के बाद आप लोग दांडी नाच, कौन सा नाच है, दांडी नाच यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद नवरे है, कौन सा नृत्य, नवरे है। और एक हफीजा, कौन सा दोस्तों, हफीजा आप लोग क्या करेंगे। और एक आप लोगों का हिकत, कौन सा याद करेंगे, हिकत। ये सभी नृत्य कहाँ पर किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में सारे के सारे क्या होते हैं, किए जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 10 अप्रैल 2022 तक द्विसदनी विधायिका वाले राज्य की पहचान कीजिए। यानी जहां पर विधानसभा भी लगती है और विधान परिषद भी लगती है, आप लोगों से सवाल पूछा है। तो कौन कौन से भारत में विधान परिषद वाले राज्य हम लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिएगा, हम लोगों को बिहार देखने को मिलेगा, बिहार के बाद हम लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर बात होगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद होगी ये कर्नाटक की, कर्नाटक के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक तेलंगाना देखने को मिलेगा। और तेलंगाना के बाद हम लोगों को यहाँ पर आंध्र प्रदेश देखने को मिला, क्या देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो ये भारत के वो 6 राज्य हैं जहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, विधान परिषद हम लोगों को देखने को मिलता है। मैंने कल भी आप लोगों से चर्चा किया था कि जब किसी राज्य में विधान परिषद बनता है, तो विधान परिषद बनने की प्रक्रिया क्या होती है, विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1/3 सदस्य होते हैं वो यहाँ पर जो नगर पालिका होती है, नगर पालिकाएं होती है, जो नगर पालिका और नगर निगम और जो जल बोर्ड होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं यानी इनके द्वारा वोट दिया जाता है। जो 1/12 जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो 3 वर्ष पहले यहाँ पर जो विद्यार्थी यहाँ पर स्नातक हो चुके हैं, विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्नातक यहाँ पर हो चुके हैं, इनके द्वारा वोट दिया जाता है। और वहीं पर 1/12 जो सदस्य
वो किनके द्वारा जो चुने जाएंगे, जो माध्यमिक जो जो माध्यमिक शिक्षक हो, जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक हो, जो सरकारी टीचर हो, उनके द्वारा वोट दिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी 1/3 सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों, विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। और वहीं पर 1/6 सदस्य होते हैं, तो 1/6 सदस्य माननीय राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। आप लोगों से पूछा है कि द्विसदनी है, तो द्विसदनी कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं और केरल में नहीं, हमें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य दीवान का क्या अर्थ होता था। जो दीवानी हुआ करती थी, उस दीवानी का मतलब क्या हुआ करता था, कानून और व्यवस्था को, आपराधिक न्याय का प्रशासन हुआ करता था, यानी आपराधिक न्यायशास्त्र और जेलों का प्रशासन हुआ करता था, राजस्व का प्रशासन या आप लोगों का आपराधिक न्याय प्रणाली हुआ करती थी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जो दीवानी हुआ करता था मुगल डायनेस्टी में, इसका मतलब राजस्व के प्रशासन से हुआ करता था। यानी सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा, और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किस यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक सराय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। किस शासक के द्वारा मुख्यतः सराय का पर ध्यान केंद्रित किया गया था, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या अकबर, या फिर क्या हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए, भारत में सेकेंड अफगान डायनेस्टी, सेकेंड अफगान जो डायनेस्टी आई वो कौन आई, तो जवाब हो जाएगा भारत में सूर्यवंश आया। और इसी सूर्यवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सूर्यवंश की स्थापना मुख्यतः शेरशाह सूरी, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना किया गया। अभी जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापना किया गया था, इसने क्या किया था आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, इस शासक ने क्या किया था कि एक सोनार गांव बांग्लादेश, सोनार गांव कहां पर पड़ता है, तो सोनार गांव बांग्लादेश में पड़ता है। यहां से लगा के पाकिस्तान के पेशावर तक यहाँ पर एक सूरी मार्ग का निर्माण किया था। कौन सा मार्ग, सूरी मार्ग का जो ये निर्माण किया था और इसी शासक के द्वारा। बाद में एक लॉर्ड ऑकलैंड आया था, वाइसराय, लॉर्ड एक आप लोगों का एक अंग्रेज अधिकारी आया था, लॉर्ड ऑकलैंड, इसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, जीटी रोड, क्या कर दिया गया था, जीटी रोड कर दिया गया था। आप सबको याद होना चाहिएगा। और इसी शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इसके समय काल में सराय का करीबन 1200-1700 से ज्यादा सराय का निर्माण किया गया था। यानी सवाल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो शेरशाह सूरी हो जाएगा। और इसने क्या किया था, जो यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन चलाए थे, सिल्वर कॉइन चलाए थे इसी शेरशाह सूरी के द्वारा। और जो सिल्वर कॉइन चलाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें रुपया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। तो जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो मुद्रा चलाई गई थी उसे क्या कहा जाता है, उसे रुपया कहा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सवालों को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और जो अंतिम प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में हम लोग दे रहे हैं, वो जो करके लाना है, संविधान के कौन से अनुच्छेद 243 याय के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक देश के लिए वित्त आयोग का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो 2 सालों के लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, 3 सालों के लिए करेगा, 5 सालों के लिए करेगा, या 7 सालों के लिए वित्त आयोग का निर्माण करेगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। धन्यवाद दोस्तों, जब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।